हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली डीएलएड फर्स्ट ईयर की एक बुक या फिर सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो यूनिट फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके चैप्टर सेकंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, चैप्टर सेकंड है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है और एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा और ये चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो हेरिडिटी का मतलब होता है कि जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए या जीन्स हो गए या फिर ट्रेट्स हो गए जो पेरेंट्स से चाइल्ड में जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, जब भी अगर कोई भी जो कैरेक्टर फादर या मदर में था लेकिन अब वो चाइल्ड में भी है तो एक तरीके से क्या हुआ है, वो हेरिडिटी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी इन्वायरमेंट में क्या होता है, ये डेवलपमेंट में कैसे हेल्पफुल होता है, ये भी हमने जाना था फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर जैसे कि पीयर ग्रुप हो गया, आपका पेरेंट्स हो गए या फैमिली हो गई, ठीक है, या कम्युनिटी हो गई, ये सारे के सारे, या सोसाइटी हो गई, ये सारे के सारे आपकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब देखो, जो चैप्टर सेकंड है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इसका मतलब तो हमने कि इन शॉर्ट में जान लिया। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या बता रखा है। जो एक चाइल्ड है वो हमेशा एक चाइल्ड नहीं रहता, वो ग्रो भी करता है। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे ही वो ग्रो करता है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, मैन बन जाता है। अब इसमें देखो लिखा हुआ है कि जो भी एक चाइल्ड है उसकी ग्रोथ जो होती है वो 2 फैक्टर्स पर क्या होती है, निर्भर करती है, या कंडीशन एक तरीके से वो है डिसाइड होती है। फर्स्ट आता है हेरिडिटी एंड सेकंड आता है एनवायरनमेंट। ठीक है, एक पर्सन या एक चाइल्ड या एक ह्यूमन की जो ग्रोथ है वो 2 फैक्टर्स पर कि निर्भर करती है। सबसे पहला है हेरिडिटी और दूसरा है एनवायरनमेंट। फिर आता है चाइल्ड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर। अब देखो, नेचर क्या होता है, नर्चर क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, एक नया वर्ड आ गया, नर्चर। बाकी देखो, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। कि ह्यूमन पर्सनैलिटी में जो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट के अंदर। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है या चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी नेचर और नर्चर क्या है ये आपको नहीं पता, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, नेचर एंड नर्चर के बारे में दे रखा है। सबसे पहले हम नेचर के बारे में जानेंगे। देखो, जो चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यही नेचर है और यही नर्चर है। ठीक है, नेचर देखो रेफर्स टू द जेनेटिक और इनहेरिटेड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट सच एज हेरिडिटी, जेनेटिक और बायोलॉजिकल मेकअप। ठीक है, हेरिडिटी को ही हम क्या बोलते हैं, नेचर कहते हैं, और नर्चर क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है या एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब देखो, जो नेचर है उसमें क्या आएगा, हेरिडिटी आ गई, जेनेटिक्स आ गई, या फिर बायोलॉजिकल मेकअप आ गया जो हमारे पेरेंट्स से चाइल्ड में होता है। अब इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन आता है, वो सारे के सारे फैक्टर देखो, फैमिली आ गई, पेरेंटिंग आ गई, कल्चर एंड सोसाइटी आ गई, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस आ गया। ठीक है, इन्वायरमेंट में एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस कैसे आता है, देखो हम ना शुरू से एजुकेट नहीं रहते। हम क्या करते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके बाद हमारे को क्या आता है, एजुकेशन हम जान पाते हैं या फिर जो स्टडी वगैरह वो कर पाते हैं। और एक्सपीरियंस जो होता है, हम नए नए एक्सपीरियंस हमारे पे आते रहते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, नॉलेज जो होती है ना उसी के बिहाफ पर हमारे क्या होता है, एक्सपीरियंस तैयार हो पाते हैं। अब देखो, ये सब कुछ तो हमने जान लिया नेचर और नर्चर क्या होता है। नेचर आपको याद रखना है हेरिडिटी है, और दूसरा नर्चर क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है या एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखो हेरिडिटी क्या होती है। देखो, वही सेम डेफिनेशन जो है वो लिख रखी है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है जो हम जानेंगे। ठीक है, हेरिडिटी देखो क्या है, द सम ऑफ ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस, कि जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो सब के सब अगर हम ऐड कर दें तो हेरिडिटी बन जाएगी। लेकिन इसमें और भी चीज़ दे रखी है, बाय विच पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। कि पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या ट्रेट्स होते हैं या फिर जो जीन्स होते हैं वो पेरेंट्स से ट्रांसमिट हो रहे हैं, किसमें, ऑफस्प्रिंग में या फिर चाइल्ड में। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, हेरिडिटी में इंक्लूड है। अब इसके बाद देखो, दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन नॉट एट द टाइम ऑफ बर्थ बट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। ये बर्थ के समय पर नहीं बल्कि कंसेप्शन के समय से ही हेरिडिटी जो है वो शुरू हो जाती है, या फिर बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है।
द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब कि जो हेरिडिटी है वो एक तरीके से पासिंग का क्या प्रोसेस है, जो कि क्या क्या पास करता है, फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, ठीक है। और ये क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलता रहता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। अब इसमें देखो जो हेरिडिटी है, ठीक है, द चाइल्ड इनहेरिट्स ट्रेड्स नॉट ओनली फ्रॉम द पेरेंट्स बट ऑल्सो फ्रॉम हिज फोर पेरेंट्स। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी ट्रेड्स वगैरह आ रहे हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो बल्कि फोर पेरेंट्स से भी आ सकते हैं। तो ये सब कुछ बता रखा है हेरिडिटी के बारे में, ठीक है। ट्रेड्स या फिर जो जीन्स हो गए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए पर्टिकुलर, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, पहला पॉइंट तो ये था। और जो हेरिडिटी है वो हमारी बर्थ से नहीं बल्कि कंसेप्शन के टाइम से ही शुरू हो जाती है। तीसरा इसमें बता रखा है कि फिज़िकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। और हेरिडिटी जो है वो पेरेंट्स से ही नहीं बल्कि फोर पेरेंट्स से भी इनहेरिट जो ट्रेड्स होते हैं वो इनहेरिटेड हो सकते हैं। तो ये सब कुछ बता रखा है। अब इसके बाद देखो डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। तो दो डेफिनेशन जो है वो मैंने लिखी है, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर नोट्स के अंदर, बाकी तो दी किसी और नहीं है। अकॉर्डिंग टू जेम्स डिवर्स्टेट्स, तो इन्होंने क्या बताया था, हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो भी पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर जो फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं स्पेशल, वो सारे के सारे क्या है, हेरिडिटी है। और उसके बाद दे रखा है अकॉर्डिंग टू रूट बेंडिक्ट, हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दोनों का मतलब एक ही है, बट एक ने क्या थोड़ा सा बढ़ा दिया। फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जिसने बात करी है वो ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स से चाइल्ड में, तो वो क्या है, जेम्स डिवर्स्टेट्स ने दी थी। और रूथ बेंडिक्ट ने बोला था कि ट्रेड्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाना वही क्या है, हेरिडिटी है। ये रूथ बेंडिक्ट ने बोला है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या थी, डेफिनेशंस थी हेरिडिटी की, जो दो के मतलब कि जो ये ना रूथ बेंडिक्ट और जेम्स डिवर्स्टेट इन्होंने दी थी, ठीक है। अब देखो एक नया टॉपिक आता है, लॉ ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी के लॉस पढ़ेंगे और दूसरी बात इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। अगर क्वेश्चन ये आए कि लॉज ऑफ हेरिडिटी बताइए या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी बताइए, तो दोनों का मतलब एक ही है, तो आप दोनों का आंसर सेम लिख सकते हो। सबसे पहला जो लॉ आता है या प्रिंसिपल आता है, लाइक बिगेट्स लाइक, ठीक है। इसको हम ना एक और नाम दे सकते हैं, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। इसका मतलब क्या होता है कि सेम टू सेम, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब आपको पता है, बाकी आप खुद बना सकते हो। देखो लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब होता है बिल्कुल सेम टू सेम। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस का मतलब भी क्या होता है, सेम टू सेम। हेरिडिटी इसके बाद आ गया। प्रिंसिपल किसका, ये हेरिडिटी का, या लॉ किसका है, हेरिडिटी का है। तो हेरिडिटी क्या होती है, पेरेंट्स से चाइल्ड में जाते हैं जो भी ट्रेड्स वगैरह। तो ऐसे ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से चाइल्ड में तो जा रहे हैं लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। पेरेंट्स में भी वही जो ट्रेड्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वही सेम किस में, चाइल्ड में है। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस है, लॉ ऑफ हेरिडिटी है का एक मतलब कि वो हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, लॉ हो गया लाइक बिगेट्स लाइक। जैसे अगर इसका एग्जांपल अगर देखें, इंटेलिजेंट और ब्राइट पेरेंट है, ठीक है। मतलब कि किसी चाइल्ड के पेरेंट्स ऐसे हैं, इंटेलिजेंट है या फिर ब्राइट है, तो उनका जो चाइल्ड होगा या चिल्ड्रन होंगे वो भी हो सकता है कि ब्राइट हो। और अगर किसी के पेरेंट्स डल है तो हो सकता है कि चिल्ड्रन भी कैसे हो, डल हो, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि सेम टू सेम जो ट्रांसमिशन हो रहा है बिल्कुल सेम टू सेम हो रहा है, कैरेक्टर्स का, जीन्स का या फिर जो भी ट्रेड्स है उनका, ठीक है। अगर किसी के पेरेंट्स जो है टॉल है तो हो सकता है कि जो चाइल्ड हो या चिल्ड्रन हो वो भी टॉल हो, ठीक है। बट इन सम केसेस में क्या होता है कि वी फाइंड टॉल पेरेंट्स हैव शॉर्ट चिल्ड्रन, ठीक है। कभी कभार पेरेंट्स क्या होते हैं, उनकी हाइट टॉल होती है लेकिन चिल्ड्रन जो होता है वो शॉर्ट होते हैं। एंड किसी किसी के पेरेंट्स कैसे होते हैं, उनका कलर वाइट होता है, तो किसी के चिल्ड्रन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो पेरेंट्स अगर वाइट है तो हो सकता है कि चिल्ड्रन ब्लैक हो, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन रिजेम्बलेंस में आपको याद रखना है कि हमेशा क्या होंगे,
जो भी ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जीन्स जो जा रहे हैं पेरेंट्स से चाइल्ड में, वो बिल्कुल सेम टू सेम रहते हैं। अगर इंटेलिजेंट पेरेंट्स है तो चाइल्ड भी इंटेलिजेंट होगा, ब्राइट पेरेंट है तो फिर ब्राइट होगा, डल पेरेंट है तो डल होगा, तो टॉल पेरेंट है तो टॉल होगा, शॉर्ट है तो शॉर्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस लाइक बिगेट्स लाइक, लॉ ऑफ हेरिडिटी या प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी के अंदर आता है। ठीक है, सबसे पहला तो हमारा हो गया। दूसरा आता है लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ जो रिजेम्बलेंस हमने पढ़ा था या लाइक बिगेट्स लाइक हमने जो पढ़ा था, उसी का ये बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, द लॉ ऑफ वेरिएशन या प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, इसमें क्या होता है, वेरिएशन का मतलब होता है कि डिफरेंसेस। ठीक है, हो सकता है कि मतलब कि एग्जैक्ट जो है पेरेंट जैसा मैच ना करे, जैसे कि हो सकता है कि जो ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जीन्स जो पेरेंट्स के पास है वो चाइल्ड के पास ना हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स डल है तो चिल्ड्रन भी क्या हो गया, डल होंगे। हो सकता है कि चिल्ड्रन इंटेलिजेंट हो सकता है कि अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो चिल्ड्रन डल हो सकता है कि अगर पेरेंट्स हैंडसम है तो चिल्ड्रन जो है वो अगली हो या बदसूरत हो। तो कई सारे वेरिएशन जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। बाकी इसके बाद देखो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेड्स। ठीक है, जो चाइल्ड के अंदर कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं और कुछ रेसेसिव होते हैं। ठीक है, और यही जो ट्रेड्स है ना, दोनों के दोनों ट्रेड्स जो डोमिनेंट एंड रेसेसिव बताए मैंने, तो मदर और फादर मिलके ये टैलेंटेड चिल्ड्रन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आता है अपना फोर्थ पॉइंट, लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन का मतलब होता है कि अगर कोई चाइल्ड है, उसके पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा ही ब्राइट है या इंटेलिजेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका जो चाइल्ड है उतना ही ब्राइट हो या इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो उनसे कम इंटेलिजेंट या कम ब्राइट होगा। ठीक है, अगर मान के चलो कोई पेरेंट्स है, किसी के पेरेंट्स है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा ही डल है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ही वीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका चाइल्ड उतना ही वीक या डल होगा। ठीक है, वो जो चाइल्ड होगा ना, लॉ ऑफ रिग्रेशन ये सिखाता है कि एवरेज होगा। जो चाइल्ड होगा वो बिल्कुल भी सेम टू सेम, एक तरीके से आप कह लो बिल्कुल सेम टू सेम, उसके अंदर पेरेंट्स की जैसे जीन्स, ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे, बल्कि होंगे लेकिन कम होंगे। ठीक है, एवरेज होंगे। और लॉ ऑफ रिग्रेशन जो है वो प्रोग्रेस की ओर लेके जाता है, ना कि उनको डाउन करता है। तो इतना आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ रिग्रेशन में हम ये देख रहे हैं कि ब्राइट, अगर पेरेंट्स ज़्यादा ही ब्राइट है तो फिर जो चाइल्ड होगा वो इतना ब्राइट नहीं होगा जितने पेरेंट्स हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ही वीक है पेरेंट्स, तो ज़रूरी नहीं है कि उतना ही वीक होगा वो, बल्कि एवरेज होगा, ना ज़्यादा वीक है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जितनी कैपेसिटी पेरेंट्स की है ज़रूरी नहीं उतनी कैपेसिटी चाइल्ड की भी हो, बट एवरेज होगी। तो ये जो है लॉ ऑफ रिग्रेशन के अंदर है। और इसी के साथ अपना जो लॉ ऑफ हेरिडिटी या प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी। अब एक नया टॉपिक आ जाता है, इफ़ेक्ट ऑफ हेरिडिटी, मतलब कि हेरिडिटी के इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आई कलर्स, ठीक है, हेयर कलर, हाइट, स्किन कलर और अदर फिजिकल ट्रेट्स जो होते हैं वो हेरिडिटी है। ठीक है, एक तरीके से अगर आ रहे हैं पेरेंट्स से चाइल्ड में। फिर आता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ठीक है, टेम्परामेंट मतलब होता है स्वभाव। ठीक है, इंटेलिजेंस हो गई, इमोशनल स्टेबिलिटी, और साथ ही साथ अदर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हेरिडिटी है एक तरीके से, अगर आ रहे हैं तो पेरेंट्स से चाइल्ड में। फिर आता है हेल्थ एंड डिसीज़। इसके अंदर क्या होता है कि डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिसीज़ हो गई, या फिर कैंसर हो गया, तो ये भी हेरिडिटी है एक तरीके से। अब इसके अंदर टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़, म्यूज़िकल, आर्टिस्टिक और एथलेटिक और अदर स्पेशल टैलेंट्स जो होते हैं वो भी हेरिडिटी है, पेरेंट्स से चाइल्ड में आता है। बिहेवियरल टेंडेंसी, शाइनेस है, एग्रेशन है या फिर गुस्से वाला है, तो ये सारी की सारी बिहेवियर के जो टेंडेंसी होती है वो पेरेंट्स से चाइल्ड में आती है। अब इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ठीक है, वर्बल, स्पाशियल और जो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ है वो पेरेंट्स से चाइल्ड में आती है। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि वो मैनेज कर पा रहा है जो भी इमोशंस है या अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसके अंदर एबिलिटी है इन सबको करने की। तो ये सबको इंटेलिजेंस भी हेरिडिटी या फिर पेरेंट्स से चाइल्ड के थ्रू ही आती है। ठीक है, पेरेंट्स से चाइल्ड में आती है। फिर आता है मेंटल हेल्थ, ठीक है, जो भी डिप्रेशन वगैरह, एनजाइटी वगैरह ये सब कुछ है ये पेरेंट्स से चाइल्ड में ही आती है। अगर ये सब कुछ
ठीक है, पेरेंट्स में है तो वो चाइल्ड में भी आ सकते हैं। तो ये इफ़ेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी है। तो ये इफ़ेक्ट्स चाइल्ड पे पड़ सकते हैं हेरिडिटी की वजह से। तो ये जो है हेरिडिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है अपना वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद एक छोटा सा पार्ट रह जाता है, देन उसके बाद अपना चैप्टर सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? तो देखो, इन चाइल्ड डेवलपमेंट, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें इन्वायरमेंट का मतलब ये दे रखा है कि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो मतलब कि एक तरीके से इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो कंजप्शन वाली जो स्टेज होती है उसी में होता है। ठीक है, बाकी जैसी चाइल्ड अगर बर्थ मतलब उसका जन्म हो जाता है तो वो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आ जाता है या फिर एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाता है। तो उसकी जो चाइल्ड की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है और बिहेवियर है, वो सब कुछ क्या हो जाता है अब इन्वायरमेंट पे ही निर्भर करता है। इन्वायरमेंट जो होता है वो कई सारे एक्सपीरियंसेस दिलाता है। उसके अंदर फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, वर्ल्ड, इन सभी की डेवलपमेंट जो है वो इन्वायरमेंट के थ्रू हो पाती है। अब इसके बाद कुछ नहीं है, वो फैक्टर की बात कर रहा है कि कौन कौन से फैक्टर जो वो इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि फैमिली फैक्टर हो गया, ठीक है, फैमिली इन्वायरमेंट हो गया जिसके अंदर पेरेंटिंग स्टाइल, फैमिली डायनेमिक्स एंड रिलेशनशिप्स वगैरह आती है। सोशल इन्वायरमेंट में क्या आता है? इंटरेक्शन विद केयर गिवर्स, टीचर्स, पीयर्स और जो भी अपना कम्युनिटी मेम्बर्स होते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। ये डेवलपमेंट में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है? होम हो गया, स्कूल हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, नेबरहुड हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है या फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं और ये डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं अपने फैक्टर्स हैं। बाकी इसके बाद देखो और भी फैक्टर्स दे रखे हैं। कल्चरल इन्वायरमेंट, कल्चरल जो वैल्यूज़ होती है या ट्रेडिशंस हो गए या एक्सपेक्टेशंस हो गई, वो सारी की सारी भी एक तरीके से इन्वायरमेंट का ये फैक्टर है। फिर आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके अंदर जो भी रिसोर्सेज हमारे को अवेलेबल होते हैं जैसे कि फूड हो गया, हेल्थ केयर हो गई, एजुकेशन हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे भी क्या है? इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं और ये फैक्टर है डेवलपमेंट के। तो ये सारे के सारे एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में, चाहे वो कैसा भी हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, इमोशनल हो, सोशल हो, कॉग्निटिव हो, तो सभी में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अगर इनमें से एक भी ना हो या कुछ ना हो तो फिर, या फिर एक तरीके से कह लो कि एनवायरनमेंट ही नहीं है, तो फिर डेवलपमेंट बहुत मुश्किल से हो सकती है, या फिर कह लो कि ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर डेवलपमेंट हो पाएगी किसी भी ह्यूमन की। तो इन्वायरमेंट जो होता है उसके बिना हमारी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ अपनी जो सेकंड चैप्टर है, मतलब अपना जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का, वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स